नमस्कार, खबर असरदार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। सीएम योगी की बात कर लेते हैं, जिनके बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जहां विपक्ष हमलावर है तो वहीं बीजेपी के नेता भी अपना स्टैंड अब क्लियर करने लगे हैं। पीएम मोदी के एक रहेंगे सेफ रहेंगे वाले नारे को केशव मौर्य ने पार्टी का आधिकारिक बयान बताया। वहीं कंगना रनौत ने जहां योगी के नारे का समर्थन कर दिया तो डिंपल यादव ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट देखिए। नवंबर को महाराष्ट्र, झारखंड समेत यूपी में 9 और उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव की वोटिंग है। प्रचार के दौरान बीजेपी और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही देश को धोखा देती रही है। अगर देश का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको ये भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम ऐसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो नारा दिया है कि एक है तो सेफ है, ये ही अंतिम लाइन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री और उन्होंने जो भाषण दिया है इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश के एक एक कार्यकर्ता के नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह नारा दिए सबका साथ सबका विकास का। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन किया। कंगना रनौत ने योगी के बयान को एकता का संदेश बताया। बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये हर इंसान समझता है। और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बीजेपी के सहयोगी अजित पवार समेत कई और नेता सीएम योगी के बयान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है ये लोकतांत्रिक नहीं है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए एसपी सांसद आदित्य यादव ने प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए प्रचार किया। इस दौरान आदित्य यादव ने कहा कि चुनाव के वक्त लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो। आसार दिख रहे हैं कि बीजेपी बेईमानी की कोशिश कर रही है। लोकल फोर्स का कम से कम प्रयोग हो, बल्कि सेंट्रल फोर्सेस पोलिंगों पे लगाई जाए। साथ में कई ऐसी पोलिंग है जो संवेदनशील मानी जाती है। सभी पे सीसीटीवी कैमरेज होने चाहिए चालू स्थिति में, क्योंकि हम लोगों को, समाजवादी पार्टी को पूरे आसार दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने का प्रयास कर सकती है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से चुनाव आयोग को आने वाले अभी समय में शिकायत भी करेंगे और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा। यूपी में होने वाले उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर भी विपक्ष का पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इस बीच नेताओं के पाला बदलने का भी सिलसिला एक प्रकार से चल निकला है। रिपोर्ट देखिए।
जिस धमक के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पिछली बार वापसी की थी, उसकी चमक अब फीकी पड़ने लगी है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के आला नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और केस चल भी रहे हैं। इस बीच सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का पार्टी से मोहभंग हुआ और उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लेटर भी लिखा। शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद है जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उधर मंत्री के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कैलाश गहलोत के इस्तीफे को साहसिक कदम करार दिया है। जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कैलाश गहलोत को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने भी पार्टी का बचाव किया। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफ़ी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने झटके से उबरने की कोशिश भी की और बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा को पार्टी में शामिल कराया। अरविंद केजरीवाल ने अनिल झा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है कि पूर्वांचल के लोग कहाँ रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए एजुकेशन है, हेल्थ है, उनकी लीडरशिप को उभारने का काम किसने किया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। पुराना नाता है। आदमी एकदम ही जब विचार करता है कहता है शायद आज सुधार हो जाए, आज सुधार हो जाए, आज सुधार हो जाए। कोई लालच थोड़ी ना है। मैं तो विधायक तो पहले भी बन गया था, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष रहा कोहली जी के साथ। कोई लालच नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि अब पूर्वांचल के लोगों का चूरा, दही, चिन्नी, अचार, फुसपा, ठकुआ उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें चाउमीन बर्गर चाहिए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दंगल में भले ही वक्त हो, लेकिन चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में नेताओं के बयान और भी तेज होंगे, साथ ही पाला बदलने की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण की वजह से ग्रेप 4 लागू किया गया है। दिल्ली में कल से सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा और इसके साथ साथ बाहरी गाड़ियों की एंट्री को भी अब दिल्ली में बैन कर दिया गया है। एनसीआर में, दिल्ली और एनसीआर में कल सुबह 8 बजे से दिल्ली में ग्रेप 4 लागू कर दिया जाएगा। कल से स्कूलों में ऑफलाइन क्लास जो है बंद हो सकती है और राहत की बात यह है कि ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी वाली गाड़ियां जो हैं वो बाहर से आ पाएंगी, लेकिन और दूसरी गाड़ियां नहीं आ पाएंगी। और जो ऑफलाइन क्लासेस यानी कि स्कूल जो चलते हैं उसको बंद करके ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चलाई जा सकती है। तो प्रदूषण खतरनाक है। एक QI लेवल 400 से भी ज्यादा कई जगहों पर। चिंता का विषय है कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल में किया जाए। हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग, दिल्ली की हवा खराब होती जा रही है और अब ग्रेप 4 लगाने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ब्रदर्स यानी असदुद्दीन ओवैसी तो दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला बयान दिया था। और 15 मिनट वाले इस चुनौती को महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने स्वीकार किया है और 15 मिनट की जगह 15 दिनों का वक्त दे दिया है। हाथों में रिवॉल्वर लेकर
महामंडलेश्वर ने ओवैसी को भी चैलेंज किया है। देखिए। 15 मिनट वाली चुनौती। अभी टाइम कितना? हाँ 15 मिनट अभी। महामंडलेश्वर की एंट्री। 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं तो भाई हटी हुई है पुलिस, तो आप तो अपना काम करने के लिए निकले। ओवैसी ब्रदर्स पर प्रहार। चैलेंज है स्वीकार। आप निश्चित रहिए, आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए, आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। अभी टाइम कितना? हाँ 15 मिनट अभी। ओवैसी ब्रदर्स ने एक बार फिर 15 मिनट वाली चुनौती दे दी है। इस पर सियासी पारा तो गर्म है ही, अब विवाद में महामंडलेश्वर की एंट्री हो गई है। उज्जैन में महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने हाथों में रिवॉल्वर लिए ओवैसी ब्रदर्स का चैलेंज स्वीकार किया है। वहीं 15 मिनट की जगह 15 दिन का समय दिया है। 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं तो भाई हटी हुई है पुलिस, तो आप तो अपना काम करने के लिए निकले और अपनी जनसंख्या के साथ ही निकले। हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और हर तुणीर में वो बाण तैयार है। जो किसी के घर में घुसकर प्रहार करेगा तो वो बाण उसके मस्तक पे पड़ेगा। आप निश्चित रहिए, आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए, आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। महाराणा प्रताप की संतान क्षत्रिय इस देश में मौजूद है, वो तुम्हारा विनाश करने के लिए कभी भी शस्त्र उठा सकते हैं। 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान ओवैसी ब्रदर्स को भुलाए नहीं भूलता। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कभी असदुद्दीन ओवैसी तो कभी अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट का जिक्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया था। उनके समर्थक भड़काऊ बयानबाजी के जिक्र पर तालियां पीट रहे थे। हालांकि बाद में ओवैसी ने अपनी बात को संभाला, सॉरी बोला और अपने बयान को चुनाव प्रचार के टाइम खत्म होने में 15 मिनट बाकी होने से जोड़ने की कोशिश की। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी सभा में 15 मिनट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अभी रात के 9:45 हो रहे हैं, यानी 15 मिनट अभी बाकी है। इस तरह उन्होंने साल 2012 के विवादित बयान की तरफ इशारा किया था। अभी 15 मिनट। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं इसका पीछा छोड़ता। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ओवैसी ब्रदर्स ने फिर 15 मिनट वाला चैलेंज दिया है। इस चैलेंज पर सियासत तो गर्म है ही। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने भी चुनौती को स्वीकार किया है, वहीं महाराणा प्रताप की याद दिलाई है। अजय पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां मुख्यमंत्री आवास में गुरु नानक देव के 555वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु नानक देव को नमन भी किया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यहाँ पर बीजेपी के तमाम लोग जो कि सिख समाज से आते हैं, वे सभी यहाँ पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री
और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद नजर आ रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता और सिख समुदाय से आने वाले सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऊर्जा दे देता है कि अब बड़े से बड़ा काम उसके केवल एक इशारे पर पूरा मध्य प्रदेश का समाज करने को तैयार है। समय बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं नरेंद्र जी सरगुजा जी से निवेदन करूंगा तो बहुत संक्षिप्त में स्वागत भाषण दें। उसके बाद सुजीत सिंह जी। तो तस्वीर आप देख रहे हैं गुरु नानक देव का ये 555वां प्रकाश पर्व। इस खास मौके पर गुरुद्वारे में आप देखिए BD शर्मा एक तरफ बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और ये CM हाउस में आप ये तस्वीर देख रहे हैं। नमन किया उन्होंने गुरु नानक देव को, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और साथ ही कई बड़े चेहरे भी आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के दूर बेटी साथ संगत जी दस के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। हमारे सहृदय, सरल, सहज स्वभाव के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से जब मैंने और सुरेंद्र अरोड़ा जी ने आग्रह किया कि गुरु नानक जयंती आ रही है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि गुरु नानक जयंती मेरे निवास पर भी होगी। मैं उज्जैन में भी मनाता हूं, मैं यहां भी मनाऊंगा। और ध्यान रखना, कार्यक्रम इतना भव्य स्वरूप में होना चाहिए और गुरु मर्यादा के साथ होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी होना चाहिए, गुरु का लंगर भी होना चाहिए। गुरु का लंगर नीचे बैठा के पंगत में परंपरा अनुसार होना चाहिए और कोई भी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मेरे निवास पे संगत को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और प्रदेश भर की संगत को इसमें बुलाओ। उनके आग्रह पर हमने तैयारियां प्रारंभ करी और उसके बाद पूरे प्रदेश से आज हमारे इंदौर के अध्यक्ष हरपाल सिंह जी भाटिया, हमारे त्रिलोचन वास्तु जी, डॉक्टर माखीजय जी, हमारे जबलपुर से बब्बू जी, हरदीप गंग जी विधायक जी, गुना से राजेंद्र सलूजा जी, जसपाल अरोड़ा जी, प्रदेश भर से गुना, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, इटारसी, अब्दुल्लागंज, जबलपुर, ग्वालियर सब संगतियां जुड़ बैठी। और आज हमारे बीच में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी BD शर्मा जी, जो हमारे जितना भी हमको ABVP के समय के किस्से सुनाए कि किस प्रकार सिखों के लिए, मैं सिख भाइयों के लिए मेरे स्कूल टाइम में, विद्यार्थी काल में लड़ाइयां लड़ी और मेरे कितने साथी थे। तो पूरा जिस प्रकार से हमने देखा कि हमको करतारपुर साहिब की देन मोदी जी ने दी, भाजपा की सरकार ने दी। हमने देखा कि अफगानिस्तान में संकट हुआ तो कैसे सिर्फ हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी पुरी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी लेके आए। हमने देखा वीर बाल दिवस का और आज का भी आयोजन देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के विशेष दिलचस्पी से ये आयोजन हुआ है और पूरी मर्यादा के साथ हुआ है, पूरे धूमधाम से भव्य तरीके से हुआ है। ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हम किसी गुरुद्वारे में दीवान में बैठे तरीके से कीर्तन करते हुए हम की सवारी को लेके आए। बिल्कुल कीर्तन करते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई दीवान, ऐसा लग रहा है कोई किसी शहर के स्टेडियम में दीवान सजाओ। तो आपका हम आभार करते हैं, पूरे सिख समाज की तरफ से धन्यवाद करते हैं और आई सारी संगत का स्वागत करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार का शोर कल शाम थम जाएगा, लेकिन बीजेपी और विपक्ष में जारी जुबानी जंग थमने का नाम ले ही नहीं रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के बयानों पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और इसके बाद सियासी माहौल हो चुका है गर्मागर्म। देखिए रिपोर्ट। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त जुबानी जंग जारी है। केशव मौर्य ने मिर्जापुर में कहा कि अखिलेश यादव इतने हताश हो गए हैं कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी के डिप्टी सीएम कुर्सी तक पहुंचने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए
आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि उन्हें सीएम योगी के अच्छे विचारों का इंतजार है। हमारे यहाँ संत चुप रहते हैं, लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को भी अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और एक संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद मौर्य बर्दाश्त करेगा, ना ही देश और ना ही प्रदेश की जनता। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है। उनके विचार कैसे हैं? हमारे यहाँ संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल ज्यादा रहे हैं। इसलिए वस्त्र से नहीं, विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान न तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, न प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, न देश की जनता बर्दाश्त करेगी। और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, उसमें उसे भुगतना पड़ेगा। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है। 18 नवंबर की शाम को सार्वजनिक प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पार पलटवार जारी है। अब देखना ये है कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जारी जुबानी जंग अभी और कितनी तेज होती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद के आरोपों के बीच एक मुलाकात पर सियासी तकरार बढ़ गई है। स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी से मुलाकात की। बीजेपी ने कहा है कि अघाड़ी का हाथ AIMPLB के साथ है, ये साफ हो गया है। महाराष्ट्र में आघाड़ी के लिए वोट जिहाद। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। सज्जाद नुमानी के साथ शरद गुट के फहाद। वोट जिहाद की बात क्यों हुई मुलाकात? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आज की ये तस्वीर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिस सज्जाद नुमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की बात की, जिस नेता ने महाराष्ट्र में मुसलमानों से एकमुश्त होकर अघाड़ी को वोट देने की अपील की, आज उसी नेता से स्वरा भास्कर के पति और अणु शक्ति नगर से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट फहाद अहमद ने मुलाकात की। वोट जिहाद वाले सज्जाद नुमानी के साथ फहाद अहमद की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी इसे लेकर अघाड़ी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ अघाड़ी के नेता अभिव्यक्ति की आजादी पर और वोट देने के अधिकारों की बात कर रहे हैं। शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा हिंदुत्व में नहीं है। उनका हारने का डर है। जब बीजेपी को अपना हार दिखती है तो ये लव जिहाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हाँ, ये सब विषय चुनाव के प्रचार में आते हैं।
महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद के अरबों के बीच इस मुलाकात पर सियासी तकरार बढ़ गई है। स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद की सज्जाद नुमानी से मुलाकात के बाद बीजेपी का कहना है कि अब सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। आघाड़ी का हाथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, ये साफ हो गया है। आज सवाल तो उद्धव ठाकरे से है। उद्धव ठाकरे जी, क्या आप उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं? आपका सियासी धर्मांतरण हो चुका है? आपने क्या विचारधारा जिहाद कर दिया है? बाला साहब ठाकरे जी क्या इस प्रकार के तत्वों के साथ कभी घुल मिलते हैं? बोलिए एनसीपी शरद पवार पर क्या स्टैंड है आपका? बोलिए आप 370 के हटने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, मंदिर के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, सीए के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठ गए। ये आपकी असलियत है। महाराष्ट्र में लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक धर्म युद्ध है, जिसमें संविधान को बचाना है, धर्म को बचाना है। वोट जिहाद करने वाली, तुष्टीकरण विकास करने वाली महाविनाश अघाड़ी उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार से महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाना है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस वक्त वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में प्रचार अपने अंतिम दौर में है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले शरद गुट के प्रत्याशी की वोट जिहाद की बात करने वाले सज्जाद नुमानी से मुलाकात ने आघाड़ी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। खबर असरदार में इतना है। खबरें लगातार जारी है, मेरे साथ बने रहिए आप।